गांव के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था जहां बिरजू अपने परिवार के साथ रहता था। बिरजू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करता, मगर कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी सारी फसल बर्बाद कर देती। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे थे, मुन्ना और छोटी। चारों का जीवन बहुत सादगी और तंगी में गुजरता था। सुबह होते ही बिरजू खेत में निकल जाता और शाम ढलते ढलते थका हारा घर लौटता। गौरी, आज भी खेत में कुछ खास नहीं हुआ। पूरा दिन मेहनत करता रहा, लेकिन पानी की इतनी कमी है कि फसल जैसे सूखती जा रही है। दिल घबरा जाता है ये सोचकर कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बार भी हमारी फसल नहीं बचेगी और हम क्या करेंगे। मैं समझ रही हूँ जी, आपकी चिंता भी देख रही हूँ, लेकिन हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। मुश्किल वक्त है पर हमेशा नहीं रहेगा। ऊपर वाला ज़रूर हमारी मदद करेगा। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा और साथ मिलकर कोशिश करते रहना होगा। बिरजू बस चुप हो गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बिरजू के घर के ठीक बगल में उसके चाचा रघुनाथ और चाची कमला रहते थे। वे दोनों बहुत कठोर और स्वार्थी स्वभाव के थे। कुछ साल पहले जब बिरजू की फसल पूरी तरह खराब हो गई थी, तब उसने मजबूरी में अपने चाचा से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन लगातार नुकसान होने के कारण वो अब तक वो कर्ज चुका नहीं पाया था। और यही बात उसके चाचा चाची रोज उसे ताने देकर याद दिलाते थे। अरे ओ बिरजू, कब लौटाएगा हमारे पैसे? कब तक यूं ही मुफ्त की रोटी खाता रहेगा और बहाने बनाता रहेगा? हमने भी मेहनत से कमाया है ये पैसा, कोई यूं ही लुटाने के लिए नहीं रखा। ऐसे निकम्मे लोग ही दूसरों के सहारे जीते हैं, ना काम ढंग से करते हैं, ना जिम्मेदारी निभाते, और ऊपर से जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें। चाचा चाची, मैं सच में पूरी कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे। बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। बहुत सुन लिया तेरे ये रोने धोने और बहाने, अब और नहीं। अगर जल्दी हमारे पैसे नहीं दिए तो याद रखना, ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, फिर कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढना। सुनिए जी, घर में अब बस एक दिन का ही खाना बचा है। उसके बाद क्या होगा ये सोचकर डर लग रहा है। आज बच्चों ने भी ठीक से खाना नहीं खाया। ये सूखे चावल उनके गले से उतर ही नहीं रहे थे। बार बार पानी पीकर किसी तरह खा रहे थे। अब हमें सच में कुछ करना होगा। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने बस थोड़े से चावल दिए थे, लेकिन उनसे मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। क्या आज हमें और कुछ खाने को नहीं मिलेगा? मैं कुछ करूंगा मेरी बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पिता अभी हार नहीं मानेंगे। कल तुम्हें ये सूखे चावल नहीं खाने पड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा इंतजाम जरूर करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर बिरजू टूट रहा था। उस रात बिरजू देर तक सो नहीं पाया। वो घर के बाहर बैठकर आसमान को देख रहा था। हे ईश्वर, हमारी मदद कर दे। अब तुझसे ही आस लगी है। मैं अपने ही बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक पिता होकर उनकी भूख भी नहीं मिटा पा रहा हूँ। उनका ये हाल देखकर दिल टूट जाता है। तू ही कोई राह दिखा दे प्रभु। अब तो बस तेरे सहारे ही खड़ा हूँ। रात का समय था। गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रघुनाथ और कमला के घर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। रघुनाथ चारपाई पर बैठा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। अब तो हद हो गई कमला। वो बिरजू आज तक हमारे पैसे नहीं लौटा पाया। रोज कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। अब ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं कल ही उसका घर अपने नाम करवा लूंगा, फिर उसे समझ आएगा कि उधार का मतलब क्या होता है। कमला जो पास ही बैठी थी, उसके चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान धीरे धीरे फैल गई। सुनो जी, आप भी ना बस इतनी सी बात पर खुश हो रहे हो। सिर्फ उसका छोटा सा टूटा फूटा घर लेकर हम क्या करेंगे? उसमें ऐसा क्या रखा है जो हमारे किसी काम आए? क्या मतलब तुम्हारा?
घर ही तो सबसे बड़ी चीज है उसके पास, वही मिल जाएगा तो हमारे लिए काफी नहीं है क्या? कमला हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में अपनापन नहीं बल्कि साफ साफ चालाकी और लालच झलक रहा था। अरे जरा सोचो तो सही, वो छोटा सा घर हमारे किस काम का? असली कीमती चीज तो उसके खेत हैं। अगर वो खेत हमारे हाथ लग जाए तो समझो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। फिर हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पर खेत कैसे लेंगे? वो तो बिरजू के हैं, वो इतनी आसानी से थोड़ी न देगा। बिना किसी पक्की बात के वो मानने वाला भी नहीं है। हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे वो खुद ही मान जाए। यही तो दिमाग लगाना है। याद है ना, उसके खेत अभी भी उसके माँ बाप के नाम पर है। बस वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसी का फायदा उठाना होगा। हाँ, ये तो है। अगर कागज उसके नाम पर नहीं है तो बात हमारे पक्ष में जा सकती है, लेकिन आगे क्या? तो बस हम उसे ये कहेंगे कि उसके माँ बाप ने मरने से पहले वो खेत हमारे नाम कर दिए थे और बदले में हमसे अच्छी खासी रकम भी ली थी। अगर हम ये बात ठोस तरीके से कहेंगे तो वो घबरा जाएगा और बिना ज्यादा सोच समझे हमारी बात मान भी सकता है। क्या? लेकिन ये तो झूठ होगा। अरे, झूठ बोलने में तुम्हें कब से शर्म आने लगी? क्या तुम भूल गए हमने उसके माँ बाप को पूरी जिंदगी कैसे अपने झूठ और चालाकी से बेवकूफ बनाया था? तब तो तुम्हें जरा भी हिचक नहीं हुई थी। रघुनाथ कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे अचानक उसे पुराने सारे दिन याद आ गए हों और वो सोच में पड़ गया हो। कमला ने उसकी खामोशी देखकर तुरंत बात आगे बढ़ाई। अब तक हमने उसके माँ बाप को बेवकूफ बनाया, अब बिरजू की बारी है। अगर अभी भी मौका हाथ से जाने दिया तो फिर पछताना पड़ेगा। वाह कमला, क्या दिमाग लगाया है तुमने। सच में अगर सब ठीक से हो गया तो इस बार हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वो सीधा साधा है, हमारी मीठी बातों में आसानी से आ जाएगा। बस कल सुबह उसे बुलाओ और प्यार से मीठी मीठी बातों में ऐसे फंसाओ कि उसे कुछ समझ ही ना आए। वो सीधा साधा है, ज्यादा चालाकी नहीं समझता, जल्दी हमारी बातों में आ जाएगा। ठीक कहा तुमने, कल से उसकी किस्मत बदल जाएगी और हमारी भी। अब देखना कैसे सब कुछ हमारे हाथ में आ जाता है। दोनों जोर से हंस पड़े और उनकी हंसी उस सन्नाटे में गूंजने लगी जैसे किसी बड़े धोखे की शुरुआत हो चुकी हो। उधर बिरजू अपने घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही चाचा चाची उसके खिलाफ इतनी बड़ी चाल चल रहे हैं। सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन बिरजू के घर के बाहर माहौल भारी था। रघुनाथ गुस्से से भरा खड़ा था और कमला के चेहरे पर वही चालाक मुस्कान थी। अरे ओ बिरजू, बाहर आ, आज फैसला होगा। अब बात को और आगे नहीं बढ़ाना, आज ही सब कुछ साफ साफ तय कर लेते हैं। बिरजू घबराया हुआ बाहर आया। गौरी और बच्चे भी दरवाजे पर खड़े थे। क्या हुआ चाचा जी, आप अचानक इतनी सुबह सुबह क्यों बुला रहे हैं? कोई खास बात है क्या? बहुत हो गया बिरजू, अब और इंतजार नहीं कर सकते हम। तू हमारे पैसे नहीं चुका पा रहा, ये बात अब साफ हो गई है। इसलिए आज ही अपना घर और खेत खाली कर दे। अब ये सब हमारे काम आएगा, समझा? घर? ठीक है चाचा जी, मैंने घर गिरवी रखा था, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन खेत क्यों? खेत तो मेरे हैं, मेरे माँ बाप की निशानी है, उन्हें मैं कैसे छोड़ दूं? तेरे हैं? किसने कह दिया तुझे ये सब? सच तो तू जानता ही नहीं है, बस अपने मन से सब मान बैठा है। बिरजू हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या मतलब चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये खेत तो मेरे माँ बाप के थे और उनके जाने के बाद अब वो मेरे ही तो हैं, इसमें शक की क्या बात है? तेरे माँ बाप के थे ये बात सही है, लेकिन पूरी बात नहीं है। उन्होंने मरने से पहले ये खेत हमारे नाम कर दिए थे और उसके बदले हमसे अच्छी खासी रकम भी ली थी। अब वो कागज हमारे पास हैं, इसलिए खेत पर हक भी हमारा ही बनता है। ये सुनते ही बिरजू के होश उड़ गए। नहीं, ये झूठ है, मेरे माँ बाप ऐसा कभी नहीं कर सकते।
वो अपनी जमीन किसी और के नाम कर दें, ये मैं मान ही नहीं सकता। उन्होंने हमेशा मुझे सच सिखाया है, वो मेरे साथ ऐसा धोखा कभी नहीं करते। तो ये देख, ये है वो कागज, पक्के सबूत। अब क्या कहेगा तू? सब कुछ साफ लिखा हुआ है इसमें। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझसे जरूर कहते। मुझसे कोई बात छुपाते नहीं थे वो। ये सब मुझे सही नहीं लग रहा। अरे हर बात क्या तुझे बताना जरूरी था? हम तो उनके अपने थे, हम पर भरोसा था उन्हें, इसलिए हमें ही सब सौंप दिया। तू तो बस बच्चा था उस वक्त, तुझे क्या समझ आता? बिरजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसके अंदर गुस्सा भी था। मैं नहीं मानता ये कागज, ये सब झूठ है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरे माँ बाप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये जरूर कोई चाल है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगर तुझे यकीन नहीं है तो अभी बुलाते हैं मुंशी जी को। वही आएंगे और सबके सामने सच्चाई बता देंगे। फिर देखेंगे तू कैसे इनकार करता है। कुछ ही देर में गांव का मुंशी श्यामलाल वहां आ पहुंचा। वो आते ही रघुनाथ के पास खड़ा हो गया, जैसे पहले से सब जानता हो। क्या बात है? जरा ये कागज पढ़कर बता दो मुंशी जी, ताकि बिरजू को भी सच पता चल जाए। मुंशी ने कागज हाथ में लिए और पढ़ने का नाटक करने लगा। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। गौरी की सांसें तेज हो गई। कुछ पल बाद मुंशी ने गला साफ किया। इन कागजों के मुताबिक बिरजू के माँ बाप ने अपनी मर्जी से ये खेत रघुनाथ जी के नाम कर दिए थे और इसके बदले उनसे अच्छी खासी रकम भी ली थी, वो भी अपने मरने से पहले। कागज पूरी तरह से सही लग रहे हैं। नहीं, ये झूठ है। मेरे माँ बाप ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। ये कोई साजिश है मुझे सब कुछ से वंचित करने की। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा। बस अब बहुत हो गया बिरजू, सबूत भी तेरे सामने हैं। मुंशी जो भी साफ साफ कह चुके हैं। अब और बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं है। चुपचाप अपना घर और खेत खाली कर दे। तेरे माँ बाप पैसे ले गए थे और अब जब वक्त आया है हिसाब चुकाने का तो तू पीछे हट रहा है। ये नहीं चलेगा। मुंशी जी, भगवान से तो डरिए, सच बताइए। मैंने वही कहा जो कागज में लिखा है। अब बिरजू पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार गूंज रही थी, ये सब झूठ है। मेरे माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते। सुबह का समय धीरे धीरे दोपहर में बदल गया था, लेकिन बिरजू के घर के बाहर माहौल और भी भारी होता जा रहा था। रघुनाथ और कमला अब अपना असली रूप दिखा चुके थे। बहुत हो गया बिरजू, अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता तू। जितना कहना था कह दिया, अब बस तुरंत अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। हमें कोई मतलब नहीं तुम्हारी मजबूरी से। चाचा जी, चाची जी, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम कहीं और जाने का इंतजाम कर लेंगे। बच्चों का तो ख्याल कीजिए, वो छोटे छोटे हैं, हम इस हालत में कहाँ जाएंगे। कमला ने बिना दया दिखाए सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। हमें तेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं। जब पैसे नहीं थे तो उधार क्यों लिया था? पहले सोच लेना चाहिए था ना। अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अपना हिसाब चाहिए। इतने कठोर मत बनिए, हम पहले ही बहुत मुश्किल में हैं। ईश्वर के लिए हम पर थोड़ी दया कीजिए। हमें इस हालत में घर से मत निकालिए, हम सच में कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन रघुनाथ और कमला के दिल में जरा भी रहम नहीं था। कुछ ही देर में उनका सारा सामान घर के बाहर पड़ा था और बिरजू अपने परिवार के साथ सड़क पर खड़ा था। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर भी चला गया। क्या अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा? बिरजू ने खुद को संभालने की कोशिश की, अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए। चिंता मत करो बेटा, हम कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। ईश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन अंदर ही अंदर बिरजू पूरी तरह टूट चुका था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, जैसे प्रकृति भी बिरजू के दुख में शामिल हो गई हो। कुछ ही पल में तेज आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे।
सुनिए जी, मौसम बहुत खराब हो रहा है, बच्चों को कहीं सिर छुपाने की जगह ले चलो। बिरजू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कोई सहारा नहीं था। तभी उसे सड़क किनारे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। चलो सब लोग उस पेड़ के नीचे चलो। चारों भागते हुए उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तेज हवा उनके कपड़ों को झकक रही थी। बारिश भी शुरू हो गई। माँ, क्या हुआ माँ? चाचा चाची ने हमें अपने ही घर से क्यों निकाल दिया? वो तो हमारा घर था ना, हमने उनका क्या बिगाड़ा था? क्या अब हम कभी वहाँ वापस नहीं जा पाएंगे? बारिश अब और तेज हो गई थी। बिजली कड़क रही थी। हवा इतनी तेज थी कि बैठना मुश्किल था। बिरजू अपने परिवार को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात उसके बस से बाहर थे। उसके पास न छत थी, न खाना, सिर्फ परेशानी और अनिश्चित भविष्य। हे ईश्वर, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे और मेरे बच्चों को ये सब सहना पड़ रहा है? क्या मेरी मेहनत में कमी रह गई थी या मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई है? मैं तो बस अपने परिवार को खुश देखना चाहता था, फिर ये दर्द क्यों दिया तूने? बिरजू ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बारिश के पानी में मिल गए। रात जैसे तैसे बीत गई। तूफान थम चुका था, लेकिन बिरजू और उसका परिवार पूरी तरह थक चुके थे। सुबह की हल्की धूप पेड़ के पत्तों से छनकर उनके ऊपर पड़ रही थी। बच्चे अभी भी सिकुड़ कर बैठे थे। गौरी की आंखें रात भर की जागी हुई लग रही थीं। बिरजू धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ गहरी सोच भी थी। वो कुछ देर चुप खड़ा रहा, जैसे अपने बीते दिनों को याद कर रहा हो। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आई। एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। शायद अभी भी हमारे पास एक रास्ता बचा है जिससे हम इस परेशानी से निकल सकते हैं। क्या हुआ जी? आप अचानक ऐसे क्या सोचने लगे? क्या सच में कोई उपाय मिला है? मेरे माँ बाप का एक कुआं था, याद है तुम्हें? वही जो खेत के पास बना हुआ था, जहां हम कभी कभी का करने जाया करते थे। हाँ याद है, लेकिन वो तो सालों से सूखा पड़ा है और अब तो बंद ही हो चुका है, कोई वहां जाता भी नहीं। हाँ, पानी तो नहीं है उसमें और उसकी गहराई भी बहुत ज्यादा नहीं है। इतनी कम है कि एक सीढ़ी लगाकर आदमी आसानी से नीचे उतर सकता है, और अगर हम थोड़ा साफ सफाई कर लें तो शायद वो हमारे काम आ सकता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हम वहां रहने की सोच रहे हैं या कुछ और योजना है तुम्हारे मन में? बिरजू ने अपने बच्चों की हालत देखी, उनके कांपते हुए शरीर, डरी हुई आंखें। उसका दिल भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं सोच रहा हूं कि हम उसी सूखे कुएं में रहेंगे। अभी के लिए वही हमारी सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है, जब तक हम कुछ और इंतजाम नहीं कर लेते। क्या? कुएं में? तुम ये क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम ऐसा सोच रहे हो? वहां कैसे रहेंगे हम? वो जगह रहने लायक नहीं है, ना कोई ठीक से छत है, ना रोशनी। वहां हमारा क्या होगा वहां? गौरी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। कम से कम वहां हमें ये तेज गर्मी, तूफान और लू तो नहीं लगेगी, और अगर हम मिलकर थोड़ी मेहनत करें तो उसे रहने लायक बना भी सकते हैं। अभी के लिए वही हमारी मजबूरी है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। देखो गौरी, जब अपना ही घर हमसे छिन गया है तो अब हमें किसी भी तरह अपने बच्चों को संभालना और उन्हें सुरक्षित रखना है। यही सबसे जरूरी है। वो कुआं भले ही छोटा हो, रहने लायक न लगे, लेकिन कम से कम वहां हम सब साथ तो रहेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे और किसी तरह सुरक्षित भी रह पाएंगे, जब तक हमारी हालत सुधर नहीं जाती। गौरी चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन दिल अभी भी डर से भरा था। बिरजू ने आसमान की तरफ देखा, फिर दूर उसी सूखे कुएं की तरफ। गौरी असमंजस में थी, लेकिन बिरजू के चेहरे पर अब एक अजीब सा आत्मविश्वास दिख रहा था कि वही सूखा और छोटा सा कुआं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है। गौरी की चिंता और बच्चों के डर के बावजूद आखिरकार बिरजू ने अपना फैसला नहीं बदला। वो अपने परिवार को लेकर उस पुराने सूखे कुएं की तरफ बढ़ गया। कुआं सच में वैसा ही था जैसा बिरजू ने बताया था।
छोटा सा, ज्यादा गहरा नहीं और पूरी तरह सूखा कर सुरक्षित। नीचे जमीन साफ दिखाई दे रही थी। बिरजू ने एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी लगाई। सबसे पहले वो खुद नीचे उतरा, फिर एक एक करके बच्चों को उतारा। आखिर में गौरी भी धीरे धीरे नीचे आ गई। नीचे पहुंचकर गौरी ने चारों तरफ देखा। ये इतना भी बुरा नहीं है। जितना मैंने ऊपर से सोचा था उतना बेकार भी नहीं लग रहा। अगर हम थोड़ा साफ सफाई कर लें और कुछ इंतजाम कर लें तो शायद यहाँ रहना थोड़ा आसान हो सकता है। कम से कम यहाँ धूप और लू तो नहीं लगेगी। ऊपर जितनी तेज गर्मी थी उससे तो ये जगह कहीं बेहतर है। थोड़ा सुकून तो मिल रहा है यहाँ। कुएं के अंदर थोड़ी बहुत धूल और सूखे पत्ते पड़े थे। बिरजू ने तुरंत काम शुरू कर दिया। चलो इसे ही अपना घर बनाते हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, हम इसे मिलकर रहने लायक बनाएंगे। थोड़ी मेहनत करेंगे, इसे साफ करेंगे और यहीं से अपनी नई शुरुआत करेंगे। वो झाड़ू लगाने लगा। बच्चे भी धीरे धीरे उसकी मदद करने लगे। गौरी ने एक कोने में कपड़े बिछा दिए। कुछ ही देर में वो सूखा कुआं एक छोटे से घर जैसा लगने लगा। ऊपर से हल्की धूप कुएं में आ रही थी, जिससे अंदर थोड़ी रोशनी भी हो रही थी। हवा भी ठंडी लग रही थी। मैंने कहा था ना, ये जगह हमें संभाल लेगी। हालात जैसे भी हों, हम यहाँ अपने लिए एक छोटा सा घर बना ही लेंगे। मैं अभी कुछ काम ढूंढ कर आता हूँ। बच्चों के लिए खाना भी लाना है। उन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। हम सब यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। ध्यान रखना अपना और खाली हाथ मत आना। बच्चे तुम्हारी राह देखेंगे। बिरजू सिर हिलाकर चला गया। गांव के पास ही एक बड़े खेत में उसे काम मिल गया। दिन भर उसने कड़ी मेहनत की, पसीना बहाया, धूप में जला। शाम तक उसे थोड़े पैसे मिल गए। उसने उन्हीं पैसों से थोड़ा सा आटा, दाल और कुछ सब्जी खरीदी। वो जल्दी जल्दी कुएं के घर में वापस आया। बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। बाबा आ गए, बाबा खाना लाए। आज हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। गौरी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। चारों ने साथ बैठकर सादा लेकिन मेहनत का खाना खाया। रात हो चुकी थी। कुएं के अंदर हल्की ठंडक थी। ऊपर आसमान के छोटे से हिस्से में तारे चमक रहे थे। बच्चे धीरे धीरे सो गए। गौरी भी थकान से लेट गई। बिरजू ने अपने परिवार को देखा। कम से कम आज हम सुकून में तो हैं। सिर पर कोई छत नहीं सही, लेकिन किसी का डर भी नहीं है अब। न किसी का दबाव, न कोई हमें निकालने वाला। आज पहली बार लग रहा है कि चाहे हालात जैसे भी हों, हम एक साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो भी वहीं लेट गया और बहुत दिनों बाद उसे थोड़ी सुकून भरी नींद आई। उन्हें नहीं पता था कि ये छोटा सा कुआं उनकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन चुका है। कुएं में रहते हुए कई दिन बीत गए थे। अब वो जगह धीरे धीरे उनके लिए घर जैसी बनती जा रही थी। बिरजू रोज मेहनत करता, गौरी घर संभालती और बच्चे वही अंदर खेलते रहते। एक दिन मुन्ना कुएं के एक कोने में खेल रहा था। वो मिट्टी से छोटी छोटी आकृतियां बना रहा था। अचानक उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज और गहराई में दबी हुई थी। अरे ये क्या है? यहाँ नीचे ये अजीब सा क्या पड़ा हुआ है? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ये किसका सामान हो सकता है? मुन्ना दौड़कर बिरजू के पास गया। बाबा, बाबा, इधर आओ, यहाँ कुछ अजीब सा है। बिरजू तुरंत उस जगह पहुंचा। मुन्ना ने वो जगह दिखाई। बिरजू ने हाथ से मिट्टी हटानी शुरू की। फिर उसने लकड़ी का फावड़ा उठाया और खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में मिट्टी के अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही बिरजू ने और मिट्टी हटाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? वहां पर सोने का एक सुंदर दिया पड़ा था। उसके पास ही सोने के चम्मच और कई और चमकदार चीजें थीं। पूरा परिवार हैरान रह गया। बिरजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। हे ईश्वर, ये सब सोना है क्या? क्या सच में हमारी आंखें जो देख रही हैं वो सच है? इतना सारा सोना यहाँ कैसे हो सकता है? हाँ गौरी, ये सच में सोना है। लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। हमारा नसीब बदल गया। अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। बाबा, अब हम अमीर हो गए। क्या अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा? और क्या अब हमारे पास अपना बड़ा सा घर भी होगा? हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं।
अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और हम सब मिलकर एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू करेंगे। सुनो, बहुत जल्द हम अपने नए घर में वापस जाएंगे। अब हमें इस कुएं के घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुश्किल वक्त बस कुछ दिनों का मेहमान है। सच में जी, क्या हमारी जिंदगी सच में बदल जाएगी? क्या अब हमें फिर कभी ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे? हाँ गौरी, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। जो हमने सहा है उसका फल अब हमें मिल रहा है। अब हमारे दिन बदल चुके हैं। कुएं में मिले खजाने ने बिरजू की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। कुछ दिनों तक उसने समझदारी से सोना बेचा और उससे मिले पैसों को संभाल कर इस्तेमाल किया। गांव के बीचों बीच, जहां कभी लोग उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, अब वहीं बिरजू एक मजबूत और सुंदर पक्का घर बनवा लिया था। ईंट, सीमेंट और मेहनत से बना वो घर अब उसके सपनों का घर बन चुका था। घर के अंदर हर जरूरी सामान था, खाट, बर्तन, अलमारी, सब कुछ। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुनिए जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा घर भी देखेंगे जहां हर चीज इतनी अच्छी होगी, इतना सुकून होगा। लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। ये सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा है गौरी। अगर तुमने मुश्किल समय में हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। ये हमारी मेहनत और भगवान की दया दोनों का फल है। सिर्फ घर ही नहीं, बिरजू ने एक छोटा सा व्यापार भी शुरू किया। वो अनाज और खेती से जुड़ा काम करने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग उस पर भरोसा करने लगे। कुछ ही दिनों में बिरजू अब गांव के अमीर लोगों में गिना जाने लगा। जो लोग पहले उसे ताने देते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। गांव में हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। देखा बिरजू को, कितना मेहनती निकला। उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना रहे हों। दिन रात मेहनत करता रहा और आज देखो उसकी मेहनत रंग ले आई। सच में ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। बिरजू अब सिर उठाकर चलता था, लेकिन उसके दिल में अब भी सादगी और विनम्रता थी। एक दिन रघुनाथ गांव के चौपाल पर बैठा था, जहां कुछ लोग बिरजू की बातें कर रहे थे। अरे सुना तुमने, बिरजू ने तो कमाल कर दिया। देखते ही देखते इतना बड़ा घर खड़ा कर लिया और ऊपर से इतना बड़ा व्यापार भी शुरू कर दिया। पहले तो वो छोटी सी दुकान पर बैठकर दिन भर मेहनत करता था। कभी कभी तो सही से कमाई भी नहीं हो पाती थी, लेकिन आज देखो वही बिरजू पूरे शहर में मशहूर हो गया है। कहते हैं उसका बिजनेस इतना बढ़ गया है कि बड़े बड़े लोग भी उससे काम करने आते हैं। सच में उसकी तरक्की देखकर तो हैरानी भी होती है और खुशी भी। हाँ, मैंने भी सुना है कि अब वो बहुत अमीरों की तरह रह रहा है। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। नौकर चाकर तक रख लिए उसने। बड़ा सा आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, हर तरह की सुख सुविधाएं, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। लेकिन सच कहूं तो ये सब उसने अपनी मेहनत से ही हासिल किया है। सालों तक दिन रात मेहनत की, तब जाकर आज ये मुकाम पाया है। अब लोग उसकी मिसाल देते हैं कि अगर लगन और हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। ये सब सुनकर रघुनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में जलन और हैरानी साफ नजर आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? वो गरीब बिरजू जो कल तक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, वो इतना अमीर कैसे बन गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। उसका दिल जलने लगा। रघुनाथ गुस्से में घर लौटा। कमला ने उसे देखा। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? अभी अभी तो बाहर गए थे और आते ही चेहरा इतना तमतमाया हुआ है। आखिर बात क्या है? तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, वो बिरजू अब अमीर बन गया है। उसका पक्का घर बन गया है, बड़ा सा व्यापार खड़ा कर लिया है, और तो और पूरे गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते, जैसे कोई बड़ा सेठ बन गया हो वो। कमला एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन दोनों आ गए। क्या वो गरीब इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? जो कल तक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, वो अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। कुछ तो गड़बड़ है। इतना पैसा अचानक किसी के पास नहीं आ सकता। जरूर उसने कोई चाल चली है या फिर कोई राज छुपा रहा है जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहता।
हमें पता लगाना होगा आखिर उसकी किस्मत कैसे बदली। बिना वजह कोई इतना ऊपर नहीं उठता। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज छुपा है और वो राज हमें हर हाल में जानना ही होगा। रघुनाथ और कमला पूरी रात बेचैन रहे। उनके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आखिर बिरजू इतना अमीर कैसे बन गया। अगली सुबह उन्हें पता लगा लिए कि बिरजू को सोने का खजाना मिला था। दोनों चुपचाप उसी पुराने कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। यही होगी वो जगह जहां से बिरजू को खजाना मिला होगा। देखो, आसपास की जमीन भी कुछ अलग सी लग रही है। मुझे पूरा यकीन है राज यहीं कहीं छुपा है। हाँ, समय बर्बाद मत करो, जल्दी खुदाई शुरू करो, इससे पहले कोई हमें देख ले या यहाँ आ जाए। हमें चुपचाप अपना काम खत्म करना होगा। दोनों ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। घंटों तक खुदाई करते रहे। पसीना बहता रहा, हाथ गंदे हो गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। रघुनाथ थककर बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कुछ भी नहीं है। हमने इतनी मेहनत से खुदाई की, लेकिन एक छोटा सा सुराख तक नहीं मिला। क्या हम गलत जगह आ गए हैं? क्या बिरजू ने हमें बेवकूफ बनाया है या फिर उसने पहले ही सब कुछ निकाल लिया और हमें बस खाली जगह के पीछे दौड़ने के लिए छोड़ दिया? नहीं, जरूर इसके पीछे कोई और राज है, कुछ ऐसा जो हमें समझ नहीं आ रहा। बिरजू इतना चालाक नहीं हो सकता, बात कहीं और ही है। दोनों थके हारे खाली हाथ वापस घर लौट आए। घर पहुंचते ही कमला चुपचाप बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही चालाकी चमकने लगी। रघुनाथ ने उसे देखा। अब क्या करेंगे? कुछ हाथ ही नहीं लगा। इतनी मेहनत के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करना चाहिए। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सीधे तरीके से कुछ नहीं मिला तो अब हमें चालाकी से काम लेना होगा। कमला की बात समझने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तभी कमला धीरे धीरे अपनी पूरी योजना बताने लगी। इस बार हम बिरजू को फिर से बेवकूफ बनाएंगे। हम उसके पास जाएंगे और ऐसे दिखाएंगे जैसे हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। उससे माफी मांगेंगे ताकि उसका भरोसा फिर से जीत सके। रघुनाथ की आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे उसे बात समझ में आने लगी हो। फिर इससे क्या होगा? और मैं उस बिरजू के सामने क्यों झुकूं? क्या जरूरत है हमें उसके सामने हाथ जोड़ने की? ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। हम उससे कहेंगे कि अगर वो हमें इस सोने में से थोड़ा सा हिस्सा दे दे या फिर हमें अपने उस आलीशान घर में अपने साथ रहने की जगह दे दे बेटा, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम ऐसे बात करेंगे कि उसे हम पर तरस आ जाए। वाह कमला, क्या योजना है। सच में अगर सब ठीक से हो गया तो इस बार हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वो सीधा साधा है, हमारी मीठी बातों में आसानी से आ जाएगा। अगले दिन रघुनाथ और कमला अच्छे कपड़े पहनकर, चेहरे पर बनावटी उदासी लेकर बिरजू के नए आलीशान घर की ओर चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने धीरे से आवाज लगाई। बिरजू बेटा, जरा बाहर आकर देखो, तुम्हारे चाचा चाची आए हैं। तुमसे मिलने के लिए खड़े हैं। कुछ जरूरी बात भी करनी है तुमसे। बिरजू बाहर आया और जैसे ही उसने उन्हें देखा वो सब कुछ समझ गया। उसकी आंखों में अब पहले वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि समझदारी और अनुभव साफ झलक रहा था। कमला ने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। हाँ, इस बार हम उसे भावनाओं में फंसा लेंगे, उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाएंगे।
अपनापन दिखाएंगे और फिर जो हमें चाहिए वो लेकर ही रहेंगे। इस बार कोई गलती नहीं होगी। बेटा, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस वक्त हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें माफ कर दो बेटा। अब तुम इतना बड़ा आदमी बन गए हो, अगर तुम्हें जो खजाना मिला है उसमें से हमें थोड़ा सा हिस्सा दे दो तो हमारा जीवन भी संभल जाएगा। या फिर अगर तुम चाहो तो हमें अपनी इस आलीशान हवेली में अपने साथ रहने की जगह दे दो बेटा। हमें माफ कर दे बिरजू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस वक्त हम सही गलत का फर्क ही भूल गए थे, लेकिन अब हमें अपनी हर गलती का एहसास है। बस एक मौका दे दे हमें सब कुछ ठीक करने का। बिरजू चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली। चाचा जी, चाची, मैं सब समझ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं उसके पीछे की वजह भी समझ में आ रही है। अब मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे अचानक उनकी पोल खुलने का डर उनके चेहरे पर साफ नजर आने लगा हो। क्या मतलब बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? हम तो बस तुमसे माफी मांगने आए हैं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? मतलब ये कि आपका ये पछतावा सिर्फ एक नाटक है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपको मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार है। अगर आज मेरे पास कुछ न होता तो आप यहाँ माफी मांगने भी नहीं आते। ये सुनते ही दोनों चौंक गए। कमला ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। हम सच में अपनी गलती सुधारने आए हैं। हमें अब समझ में आ गया है कि हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उस समय हम लालच में अंधे हो गए थे, लेकिन अब दिल से पछता रहे हैं। तुम हमें गलत मत समझो बेटा, हम सच में बदल गए हैं। बस चाची, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी हर बात सुन ली है और सब समझ लिया है। अब मैं पहले वाला भोला बिरजू नहीं हूँ जो हर किसी की बातों में आ जाए। अब मुझे अच्छे से पता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ देता है। और आप लोगों ने उस दिन साफ दिखा दिया था कि आपके लिए रिश्तों से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं। अब मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। रघुनाथ चुप हो गया। बिरजू का स्वर थोड़ा नरम हुआ। लेकिन आप मेरे चाचा चाची हैं, मेरे माँ बाप के समान हैं। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, मैं उसे पूरी तरह से ठुकरा नहीं सकता। इसलिए मैं आपको दिल से माफ करता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसे यहीं खत्म समझता हूँ, लेकिन अब आगे सब कुछ समझदारी से ही होगा। कमला और रघुनाथ के चेहरे पर हल्की खुशी आई, लेकिन अगले ही पल बिरजू ने अपनी बात पूरी की। लेकिन मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आपने जो किया उसके बाद दिल से भरोसा करना अब मेरे लिए आसान नहीं है। फिर भी मैं अपने संस्कार नहीं भूल सकता। मैं आपका ख्याल जरूर रखूंगा। हर महीने आपके खर्च के लिए पैसे भी दूंगा ताकि आपको किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता और न ही अपने पैसों में कोई हिस्सा दे सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहले निभानी है। बिरजू की बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। इस बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। बिरजू ने अपने परिवार की तरफ देखा। गौरी के चेहरे पर गर्व था। बच्चे खुश थे। अब बिरजू सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि समझदार और मजबूत इंसान भी बन चुका था। जब दुनिया ने बिरजू को ठुकरा दिया, जब अपने ही उसे धोखा देकर सड़क पर ले आए, तब उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मुश्किलों को ही अपना सहारा बना लिया और उसी अंधेरे कुएं में अपनी नई दुनिया बसा ली। वक्त बदला, किस्मत बदली, लेकिन बिरजू नहीं बदला। उसने हमें सिखाया कि मजबूरी इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। और सबसे बड़ी बात, माफ करना इंसानियत है, लेकिन समझदारी से जीना असली जीत है। ये कहानी सिर्फ बिरजू की नहीं, हर उस इंसान की है जो मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। बिरजू की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या बिरजू ने अपने चाचा चाची को माफ करके सही किया या नहीं? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए।